Assalamualaikum class, my name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics ICAN 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore। क्लास आज के हम लेक्चर में आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ेंगे। इट्स आल्सो इंक्लूडेड इन योर कोर्स कंटेंट और ये ख़ास तौर पे बिज़नेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने मोर और लेस जहाँ से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की, हमने बात की है कि प्रोडक्शन जो है ये प्रोड्यूसर बिहेवियर जो होता है ये अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव्स हम फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हम कहते हैं। जो प्रॉफिट सीकिंग फर्म होती है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म होती है, वो फर्म जो है वो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव किसी भी फर्म का वो प्रॉफिट सीकिंग होता है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। आउटपुट मैक्सिमाइजेशन की भी बात करते रहे हैं कि ये भी एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी जो फर्म का होता है, लेकिन इसके ऊपर प्रिकॉशनरी मेजर्स इस्तेमाल की जाती है कि आउटपुट अगर आपके प्रॉफिट को बढ़ाए तो फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती है। अगर आउटपुट प्रॉफिट को ना इंक्रीज़ करे तो हम कहते हैं कि चाहे हमारी ऑप्टिमल स्टेज नहीं आई, जो हमने एक प्रोडक्शन जो ग्राफ के ऊपर बनाया था, एक कर्व के ऊपर हमने बताया था कि यहाँ पे जहाँ पे MPP ज़ीरो होता है वहाँ पे प्रॉफिट जो है वहाँ पे आउटपुट मैक्सिमाइज़ हो जाता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो आउटपुट जो है वो प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज़ करे। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। ये हम पढ़ेंगे, हम इसकी कुछ ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द फर्म पढ़ेंगे हम, और उसका कुछ ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। कुछ बच्चों ने और कुछ टीचर्स ने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक करवाते हैं, तो मैथमेटिक्स तो सिर्फ यूटिलिटी में था, वही चीज़ मैथमेटिक करवाई गई है जो आपके कंटेंट्स में थी। आल्दो के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, कास्ट हो ख़ास तौर पे, तो कास्ट जो होती है वो एक फिगर्स के बगैर, इक्वेशंस के बगैर कैलकुलेट नहीं होती, इलास्टिसिटीज़ कैलकुलेट नहीं होती। लिहाजा हमने चलना कंटेंट्स के ऊपर ही है, कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। ग्राफ है और ग्राफ जो है वो इकोनॉमिक्स के आप कह सकते हैं कि ये ब्रेन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द फर्म्स। देखें, द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द फर्म जो होती है, एक फर्म जो होती है, एक फर्म जो होती है ये एक कलेक्शंस ऑफ सम इंडिविजुअल्स होती हैं एंड एसोसिएशंस ऑफ सम इंडिविजुअल्स। इसमें मैनेजमेंट होती है, इसमें लोअर स्टाफ होता है, इसमें सपोर्टिंग स्टाफ होता है, इसमें इट इज़ द एसोसिएशंस ऑफ सम इंडिविजुअल, और ये किसी भी शेप और किसी भी साइज़ की हो सकती है। इसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल हो सकता है, या इसमें कलेक्शंस ऑफ सम इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या इसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी, एक फर्म के अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी मैनेजमेंट हो सकती है। इनका मेन काम जो है, जो फर्म का मेन काम होती है और एक मेन एक्टिविटी और मेन उसका पर्पस जो होता है, who have organized themselves for the purpose of turning inputs into outputs। यूनिवर्सिटी की अगर बात कर लें कि अगर ये एक फर्म है, और ऑफ कोर्स ये एक फर्म है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सारी टीचर्स ये इनपुट्स हैं, सारा सपोर्टिंग स्टाफ ये इनपुट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट, सपोर्टिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, ये सारी इनपुट्स मिलके स्टूडेंट्स को एक अच्छे तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके इनको, हमारी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो पास हो जाते हैं, ये आउटपुट्स हैं। इसी तरह अगर हम टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो वो बहुत से धागा है, कॉटन है, इसके अलावा और बहुत सी इनपुट मशीनरी है, लेबर है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनमें भी क्लीनिंग स्टाफ है, और हायर मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये सब मिल के जो है धागे को कपड़े में कन्वर्ट करते हैं। आगे डाई वाला है तो उसके लिए वो कपड़ा जो है वो इनपुट हो जाता है, वो भी मशीनरी को, इन चीज़ों को लेके, तो वो फर्म जो होती है वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती है। और ये फर्म किसी भी साइज़ और शेप्स की हो सकती हैं, ये कलेक्शंस ऑफ फ्यू इंडिविजुअल हो सकती है, वन इंडिविजुअल हो सकता है, और इसमें इसकी स्ट्रक्चर ऑफ देयर मैनेजमेंट, जिसमें
CEO हो सकता है, इसमें बहुत सी मतलब आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने मैनेजमेंट हायर की होती है। जो ऑनर्स होते हैं वो स्लीपिंग ऑनर्स होते हैं, वो एक मैनेजमेंट को हायर कर लेते हैं कि वो उनके बिजनेसेस को रन करें। तो ये किसी भी शेप की और साइज़ की हो सकती है। ये जो फर्म्स हैं ख़ास तौर पे इसके बारे में 3-4 मेजर्स इस्तेमाल होती हैं साइज़ के रिलेटेड। और ये एक कैपिटल को भी मेजर करता है। कैपिटल मतलब कितना है, वो मतलब 3 किस्म की आम तौर पे समझी जाती है फर्म्स, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और ये 3 तरह से कैटेगराइज की जाती है। इसमें कैपिटल के हिसाब से लेट्स से कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ये डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। पाकिस्तान में जिसके कैपिटल जिस कंपनी का छोटे दुकानदार हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिनका 5 लाख तक कैपिटल हो उसको हम स्मॉल कहते हैं। जिनका 5 लाख से या 1 मिलियन से लेकर आप कह लें कि 10 मिलियन तक है वो मीडियम है। और जो मल्टी बिलियन या मल्टी मिलियंस होती हैं उनको हम लार्ज फर्म कह सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से भी होता है कि स्मॉल फर्म्स वो होती हैं जो लेट्स से कि वो 3 उसका जो एम्प्लॉयज़ हो जिसमें काम कर रहे हैं उसको स्मॉल हम कहते हैं। मीडियम ये है जो 4 से 10 हो। और लार्ज फर्म जो है वो 100 या इससे भी ज़्यादा जिसमें वर्कर काम कर रहे हो वो ये है। ये किसी भी साइज़ और ये कैटेगराइजेशन फर्म टू फर्म, कंट्री टू कंट्री ये वेरी करती रहती है। तो ये किसी भी टाइप की इन चीज़ों की हो सकती है। तो फर्म्स के साइज़ के ऊपर बहुत सी थेरीज़ हैं, बहुत सी कंट्रोवर्शंस हैं, कंट्रोवर्सी है। तो बहरहाल इसमें 3 इसके साइज़ होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और ये एक मतलब हमने फर्म और फर्म्स क्या होती हैं तो उसकी हमने साइज़ की और इसकी बात की। अब जब सिंपल मॉडल ऑफ एनी फर्म, ये भी हम पहले से ही बात कर चुके हैं। किसी भी फर्म का सिंपल मॉडल जो होता है, टेक्नोलॉजी गिवन बाय द प्रोडक्शन फंक्शन, F इज़ अ फंक्शन ऑफ K इंटू L। तो यानी कि हम कहते हैं जो फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो इज़ अ फंक्शन ऑफ KL, यानी कि लेबर और कैपिटल को अल्टीमेटली चाहे एंटरप्रेन्योर है, चाहे लैंड है, चाहे कुछ भी है, वो इनकम्पास हो जाते हैं आके किसमें, K और L में। मतलब आप कैपिटल की बात कर रहे हैं तो वो हम उसको K ऑलरेडी कैपिटल कहा हुआ है, ठीक है। अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें वो भी कैपिटल में आ जाता है। मशीनरी की बात करें वो भी कैपिटल में आ जाता है। पेपर वर्क जो होता है, स्टेशनरी, ये भी कैपिटल में आ जाता है। स्टेपलर जो होते हैं ये भी कैपिटल में आ जाता है। बिल्डिंग्स ये भी कैपिटल में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है लैंड को भी सम टाइम जो है हम कैपिटल में ही जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो ये एक कैपिटल जो है हम इसको जर्नलाइज जो किया हुआ था कि 2 चीज़ों में आके सारी चीज़ें कन्वर्ज हो जाती हैं, कैपिटल और लेबर में। इसी तरह अगर मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर, वो भी तो लेबर है। इसी तरह सारी चीज़ें मिला के जो है K और L में जो है वो इनकम्पास हो जाती है, इसमें आ जाती है। अच्छा, उसके बाद इनपुट्स क्या होती हैं ये फर्म की, कोई भी किसी भी फर्म की, वो लेबर और कैपिटल है। इसकी अभी मैंने डिटेल बता दी। और ये फर्म होती हैं रन बाय एंटरप्रेन्योर, और ये एंटरप्रेन्योर इसको रन करते हैं। और ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो ऑल द डिसीजन, और ये भी कहा जाता है कि फर्म का ऑनर कौन है। तो बेसिकली कहा उसे जाता है कि जो डिसीजन लेता हो। इसके ऊपर भी ये डिबेट है, इसके ऊपर भी चीज़ें हैं कि जो अल्टीमेटली डिसीजंस लेता हो वो उसका जो है एंटरप्रेन्योर होता है। और ख़ास तौर पे वो जो प्रॉफिट रिसीव करे, जो प्रॉफिट रिसीव ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्रॉम द फर्म्स ऑपरेशंस, तो उसे हम कहते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर होता है, ये फर्म्स होती हैं। और चलाने वाला उसको वो होता है जो डिसीजन ले और फिर प्रॉफिट और लॉस का ज़िम्मेदार हो। एक्ट इन हिज और हर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रही हो वो फर्म जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म हो। याद रखें, मैंने बहुत दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने और दुनिया में इस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को कह रहे हैं कि जी इसको आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा दफ़ा एग्जांपल दी। तो ये भी इस वक्त प्रॉफिट जो ओरिएंटेड फर्म्स बनती जा रही हैं। बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। और मैंने कहा कि सेल्फ इंटरेस्ट, ये देखें इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है कि बहुत सी जो फर्म्स प्रॉफिट सीकिंग नहीं है वो मोर और लेस इकनॉमिक्स में नहीं आती, वो NGO में चली जाएगी।
हो सकता है कोई बिजनेस मैनेजमेंट में किसी और में चले जाए, लेकिन सेल्फ यानी कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो डिसीजन ले, जो आपका वो प्रॉफिट और लॉस का ज़िम्मेदार हो, और फिर सेल्फ इंटरेस्ट में काम करे, और अल्टीमेटली हर दफ़ा वो ये देखे कि हमने प्रॉफिट में जाना है। ये प्रॉफिट उनका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स होता है। अगर प्रॉफिट भी उनका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो उसको कोई एनजीओ कह सकते हैं, उसको कोई चैरिटेबल स्कूल कह सकते हैं। तो ये प्रॉफिट सीकिंग नहीं होते, जैसे प्राइमरी स्कूल्स हैं, दूसरे चीज़ें हैं। तो ये प्रॉफिट, अब अगर एक स्कूल है वो अगर प्रॉफिट सीकिंग है तो वो फर्म में आएगा, फिर वो इकोनॉमिक्स में आएगा, फिर वो डिमांड एंड सप्लाई सारी चीज़ें उसके ऊपर इम्प्लाई होंगी, फिर वो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर उनका ये ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट सीकिंग नहीं है, ठीक है ना, उनका मकसद है कि इनरोलमेंट रेशो को बढ़ाना और पासिंग स्टूडेंट लिटरेसी रेशो को बढ़ाना है, तो फिर वो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। इसी तरह जो कहने का मकसद ये है कि मेन चीज़ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट के लिए वर्क कर रही हूँ फर्म्स। अच्छा जी, उसके बाद कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें फर्म बिहेवियर के अंदर। कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स कौन से हैं? मैनेजमेंट टीम है। अब शौकत खानम की बात कर लें, आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात कर लें, आपको कभी उसका मालिक नज़र आया है? बहुत ज़्यादा आपको कंपनीज़ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ मिल जाएंगी, मालिक वो आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। वो अपनी मैनेजमेंट टीम लेकर आता है, इस हिसाब से फर्म्स की नेचर और साइज़ और होगी। मतलब वो मैनेजमेंट टीम लेकर आता है जो सारे वो डिसीजंस लेती हैं। अल्टीमेट प्रॉफिट तो ऑनर के पास ही जाता है, लेकिन वो अब मैनेजमेंट टीम्स और होती है, ठीक है ना, जो उसको मैनेज करती हैं। जैसे शौकत खानम की बात कर ले, ठीक है ना। इसमें अब इमरान खान जो है वो हम इसको मोनोपोली में भी कहीं पढ़ेंगे जाके, लेकिन वो उसमें अल्टीमेटली डिसीजन मेकर नहीं है, उसकी एक मैनेजमेंट टीम है जो शौकत खानम को रन कर रही है, ठीक है ना। ये ऑर्गेनाइजेशंस और फर्म्स सम टाइम ऐसा होता है कि ये मैनेजमेंट के थ्रू रन कर रही होती है। ये एक और कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स आ जाता है जो हमारी पिछली स्लाइड्स को वायोलेट कर लेता है। इसलिए अगर आप बुक के अंदर इसको पढ़ेंगे तो ये एक कंफ्यूजिंग, आथर खुद जो है वो निकलसन एंड स्नाइडर का जो स्नाइडर्स हैं वो दोनों आथर खुद कंफ्यूज हैं कि इसके ऊपर हम कोई अल्टीमेटली नहीं दे सकते कि कौन क्या फर्म्स की नेचर क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या नहीं है। तो हम जो एक क्लू लेते हैं वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका जो वो फर्म होती हैं जो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो डिसीजन लेता हो। लेकिन डिसीजन में जब बात करें तो ऑनर तो इमरान खान है, लेकिन डिसीजन कोई और ले रहा है, ठीक है ना। इसी तरह मिनहाजुल कुरान है, इसी तरह मतलब और भी बहुत से अदारे हैं जो डिसीजंस को और ले। तो ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। तो बहरहाल इसके बाद कुछ और कॉम्प्लिकेटेड शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। अब देखें ना, HBL के मैं शेयर ख़रीद लेता हूँ। जो लोग ख़ास तौर पे स्टॉक एक्सचेंज में कंसर्न होते हैं, आप उसके शेयर ख़रीदते हैं, शेयर होल्डर हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या आप डिसीजन उसके लेते हैं? ऐसा नहीं है। तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर, आप उसका हिस्सा हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन आप कोई डिसीजंस नहीं कर लें। और कुछ नंबर ऑफ़ ऑनर्स भी हो सकते हैं। अब वो नंबर ऑफ़ ऑनर जो है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, जो इस तरह की कंपनीज़ होती हैं, जो आप कह लें कि स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग ऑनर्स होते हैं। और फिर इसके ऊपर आप बिजनेसेस में इसके बड़ी डिटेल पढ़ोगे कि किस तरीके से जो है वो कि अगर कितने % शेयर हो तो बंदा डिसीजन मेकिंग में आ जाता है। तो कंपनीज़ और कॉरपोरेट लॉज हैं, हम उसकी तरफ नहीं आ जाते, लेकिन ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं जो हम कह सकते हैं कि ये भी एक हिस्सा होते हैं किसी भी फर्म बिहेवियर का, इन चीज़ों का ये हिस्सा होते हैं। अच्छा, आगे जी, फर्म्स आर नॉट इंडिविजुअल बट कैन बी मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज़ जो उसमें कॉमन है और मैं उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आउटपुट मैक्सिमाइजेशन भी कहीं पे जाके ऑब्जेक्टिव्स नहीं रह जाती। हालांकि हमने ये बात की थी और वहाँ पे मैंने कहा था कि कहीं पे जाके आउटपुट मैक्सिमाइजेशन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता। उसकी वजह ये है कि अगर आपकी आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, अगर आप आउटपुट को मैक्सिमाइज़ करते रहें, ऑप्टिमल लेवल पर लेकर जाएं, लेकिन अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ ना करे तो उस आउटपुट के इंक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये कुछ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द हमने फर्म्स पढ़ ली।
अच्छा जी, ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हमने पढ़ना है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ आवर मेन कंसर्न। अगर आप बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं और अच्छे तरीके से बिजनेसेस को, इन चीज़ों को आप स्टडी नहीं कर रहे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस का आपको नहीं पता, यू कैनॉट बी अ गुड मैनेजर, यू कैनॉट बी अ गुड टीचर। और ये किसी भी डिसिप्लिन के हिसाब से देख, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कोई भी आप बिजनेसेस करते हैं, कोई भी आप चीज़ करते हैं, कोई भी आप डिसिप्लिन से आपका बिलोंग है, इंग्लिश के हैं जो भी हैं, आपने ये देखना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली, हर बंदा, हर स्टूडेंट, चाहे वो प्राइवेट में, चाहे वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, चाहे वो अपना बिजनेस करे, वो फर्म तो होगी। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आपकी सारी ज़िंदगी साथ चलता रहता है। दुनिया में सबसे इंसान जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो दैट इज़ बिजनेसेस के बारे में सोचता है, इन चीज़ों के बारे में सोचता है। मैं हूँ, अगर अपनी जॉब्स के बारे में सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी तरक्की करे, यूनिवर्सिटी तरक्की करेगी तो हम तरक्की करेंगे। तो ये चीज़ जो है, इंसान बिजनेसेस के रिलेटेड, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के रिलेटेड सारी, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे क्या प्रॉफिट्स हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या प्रॉफिट है। अल्टीमेटली ये एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है जिसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म चूजेस बोथ इट्स इनपुट एंड आउटपुट विद द सोल गोल ऑफ अचीविंग मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉफिट। उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म्स का, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। और दूसरी फर्म जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज फर्म होती है, दूसरा उनका क्या चीज़ होती है, सीक्स टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल इकोनॉमिक कास्ट। वो कहती है कि टोटल इकोनॉमिक कास्ट और टोटल इकोनॉमिक प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर गैप ज़्यादा हो, हमारी कास्ट कम हो और हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो। और यही तो प्रॉफिट है, रेवेन्यू माइनस कास्ट, वो आपका प्रॉफिट है। आपकी सेल हुई 1 लाख की, खर्चा आया आपका 90,000, 10,000 आपका प्रॉफिट है। ठीक है, और फिर ये देखते हैं, और फर्म जो होती हैं ये एक मार्जिनल वे से डिसीजन लेती हैं, मार्जिनल वे से, कि अगर मैं, मेरा कितना रेवेन्यू एट मार्जिन, हाउ मच लेबर आई विल एम्प्लॉय एंड हाउ मच माई प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय एम्प्लॉइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट। आप लोग जो है ये अजबर इसको कर लें, मार्जिनल का कंसेप्ट, और बारहा बार ये किया गया है हर जगह पे। ठीक है ना, अगर मेरी आपने सारी इसका कंक्लूड निकालना हो, तकरीबन हर दूसरे, हर लेक्चर में मैंने मार्जिनल कंसेप्ट, मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल जो है वो यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कास्ट, और ये सारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों की बात की है। तो कंपनीज जो होती है मार्जिनल वे से डिसीजंस लेती हैं कि अगर मैं एक लेबर और लगाऊंगा तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना, तो ये मार्जिनल वे से जो है वो डिसीजंस लेती हैं फर्म्स। अच्छा, अब आपको सभी को पता है कि जो टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म होता है, किसी भी फर्म का जो टोटल रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू आपने कितनी आउटपुट की, मतलब कपड़ा है, आपने 1 लाख जो है वो मीटर क्रॉस बनाया, जो हम बात करते रहे, आपने 500 डिशेस बनाई हैं किसी होटल में, ठीक है ना, तो 500 डिशेस, और एक डिशेस की कास्ट है अगर 100 रुपया हो, तो आपका रेवेन्यू कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 500, तो वो कितना हो जाएगा, 50,000। तो आपका रेवेन्यू कितना हो गया, वो 50,000 आपका हो जाएगा। यानी कि P मल्टीप्लाई बाय Q, और P जो है ये Q फंक्शन ऑफ Q लिखा हुआ है, ये Q फंक्शन ऑफ Q, मतलब ये जो प्राइस होती है ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये नोट कर लें आप लोग, आप MCQs के लिए ये चीज़ नोट कर लें कि जो प्राइजेज़ होती हैं ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने वही बात की कि जो पीछे बात कर रहा था कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो, अगर सप्लाई ज़्यादा होती जाए तो प्राइजेज़ कम होती जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ ना भी लिखें, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ द टोटल रेवेन्यू। और कास्ट क्या है, दैट इज़ द C, और ये हमने पहले कहा है, और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट इज द इकोनॉमिक प्रॉफिट, द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड द टोटल कास्ट, राइट। तो कास्ट भी जो हमने कहा था, हमने क्या बात की थी
कि जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाएंगे कास्ट बढ़ती जाएगी। इसी तरह जो आपका रेवेन्यू भी होता है ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए कोई चीज़ बिकेगी नहीं तो रेवेन्यू कैसे आएगा, तो रेवेन्यू भी आपका किसका फंक्शन हो गया, वो क्यू के ऊपर डिपेंड करता है। कास्ट भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्यू के ऊपर, ठीक है ना। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका आर माइनस सी, जो ब्रैकेट के अंदर क्यू लिखा हुआ है इट्स नथिंग, ये क्या है, इट्स द आर इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू और सी इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू, इज नथिंग मोर देन दैट। ये आगे स्लाइड में हमें हेल्प करेगा। आर इज़ द फंक्शन ऑफ, तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये जो पाई लिखा है, पाई इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट को कहते हैं, ठीक है। तो ये आर माइनस क्यू इज़ द प्रॉफिट। अच्छा जी, ये आपके पास जो नेसेसरी कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, ये आप नोट कर लें। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की आपकी जो होती है नेसेसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि आप जब पिछली स्लाइड में जो हमने अभी बात की है, ये मैं एक दफ़ा फिर पीछे जाता हूँ, ये जो आर माइनस सी है, अगर आप इसका डेरिवेटिव लें, ये पाई इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू इज़ इक्वल टू आर इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू, सी इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू, तो ये सारी चीज़ें क्या, अगर इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव लें, तो रेवेन्यू जो डेरिवेटिव होता है, मैंने कहा कि ये चेंज होती है, तो रेवेन्यू क्या है, दैट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू, और जब कास्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इट इज़ मार्जिनल कास्ट। तो एक प्रिंसिपल आपके पास आ गया कि आउटपुट चॉइस वो होगी जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट हो जाए, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट हो जाए, ये आपके पास जो है वो आपके पास आ जाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ जाती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूल ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल कास्ट, ये हमारे पास आ जाती है, ठीक है। यही हमने स्लाइड की बात की, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, डी आर ओवर डी क्यू, और मार्जिनल कास्ट क्या है, ये भी आपके पास डी सी ओवर डी क्यू आ जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन आउटपुट, दैट इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट, चूज़ आउटपुट के आउटपुट उस लेवल पे चूज़ की जाएगी जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट हो जाए, और यही चीज़ हमने पिछली स्लाइड में भी देखी थी। अच्छा जी, ये है इसका ग्राफ आ गया। इसके ग्राफ को हम जो है वो अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये रेवेन्यू आपके पास आ गया और ये आपके पास कास्ट आ जाती है, ठीक है। ये रेवेन्यू माइनस कास्ट जो है ये आपका एक फंक्शन बन गया, ग्राफ बन गया। प्रॉफिट डिफाइन एज रेवेन्यू माइनस कास्ट। अब ये देखें कि जो डिफरेंस होगा जहाँ पे दोनों की, देखें जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने रेवेन्यू का लिया, जब फर्स्ट डेरिवेटिव आपने कास्ट का लिया, तो जहाँ पे इनकी स्लोप बराबर हो जाए वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। इसको हम अगले लेक्चर में भी इसको ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक रूल आ गया, जहाँ पे ये देखें कि स्लोप इक्वल हो जाएं वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। रेवेन्यू जैसे जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज़ करती जाएगी रेवेन्यू इंक्रीज़ करता रहता है आपका, ठीक है, उसी प्रोपोर्शन से जो है वो इंक्रीज़ करता है। और ये कास्ट फंक्शन हमने तकरीबन कास्ट के जब हमने लेक्चर लिए तो हमने ये इस तरह क्यूबिक कास्ट फंक्शंस वहाँ पे हमने पढ़ा था। तो इनके डिफरेंस को इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं, जिसे हम अगले लेक्चर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना एंड अल्लाह हाफिज़।